Okay, let's start with the current affairs part first. Then after the current affairs part, we will start with the law topic. And first of all, the first main important news is biodiversity and climate change. So as you know that climate change is happening and climate change को रोकने के लिए हमारे पास जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC हमारे पास। ऑन द सेम लाइंस बायोडाइवर्सिटी जो है, जैसे हमारा फ्लोरा एंड फौना वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है, उसको प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी हो रही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 हुई है लेटेस्ट, ठीक है। और वहां पर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कौन सी हुई थी हमारे पास? COP29 हुई थी, है ना, अजरबैजान में, बाकू में, है ना। एंड वी विल सी कि ये जो बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज COP16 हुई है, what it is all about as the world grapple with the twin crisis of climate change। तो दो क्राइसिस चल रहे हैं, one crisis of climate change and other is the biodiversity loss। global conferences like UN biodiversity conference COP16, सबसे पहले the main important point is कि biodiversity conference जो COP16 हुई है वो कहाँ पर हुई है? it is scheduled in कैली, कोलंबिया हो चुकी है। एंड इसमें काफी मेजर इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट्स की गई हैं। What was the theme of this year? Theme of this year conference was peace with nature, ठीक है, peace with nature। Then what is the convention on biological diversity? Convention following the convention on biological diversity, basically ये जो convention है it was established at 1992 Rio Earth Summit। ये जो convention है ये 1992 में जो है establish की गई थी। एंड COP16 जो कैली हुई, कोलंबिया में हुई है, it focuses on protecting biodiversity, restoring the ecosystems, ensuring fair distribution of the benefits derived from the world's biological resources, ठीक है। and what is Kunming Montreal framework? जो COP15 हुई थी ना, COP15 इससे पहले वो दो जगह पर हुई थी, आधी हुई थी चाइना के अंदर, आधी हुई थी हमारी ये कनाडा के अंदर, मॉन्ट्रियल के अंदर हुई थी, ठीक है। इसलिए वहां पर जो चाइना में जिस जगह पर हुई थी उस जगह का नाम क्या था? कुनमिंग एंड मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क। तो COP15 के अंदर जो है क्या फ्रेमवर्क लेट डाउन किया गया था? तो दिस मीटिंग जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, COP15 जो हुई थी, दिस मीटिंग कम्स एज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट। COP15 बहुत लैंडमार्क थी। बेसिकली कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क साइन किया गया था, 2022 में हुई थी ये। और इसने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट सेट किया था और ये है कंजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी बाय 2030। व्हाट इज द करंट स्टेटस? What is the current status? Jasleen, focus here. What is the current status? ये जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको कितने देशों ने साइन कर रखा है? 196। इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज। एंड ये रियो डी जेनेरियो 1992 अर्थ समिट, ये मैंने आपको बता दिया, उस दिन साइन हुई थी। एंड 196 मेंबर, इंडिया बिकम अ पार्टी इन दिस कन्वेंशन व्हेन? 1994, ठीक है। एंड व्हाट इज द एक्सेप्शन? USA has not ratified this convention। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है नेचर को कंजर्व करने के लिए, USA ने इसको साइन रेटिफाई नहीं किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव हम इसका जान चुके हैं कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसकी सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। नाउ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके क्या क्या मेन प्रोटोकॉल्स हुए हैं? देखो अभी तक 16 इसमें से जो हैं मीटिंग्स हो चुकी हैं, COP16 हुई है लेटेस्ट। बट इसमें ना जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारी जो मीटिंग्स हुई थी, तो जैसे एक हुई थी कार्टेजिना प्रोटोकॉल, क्योंकि ये 2000 में जो मीटिंग हुई थी उसको कार्टेजिना प्रोटोकॉल कहते हैं। एक नागोया प्रोटोकॉल थी, तो 2010 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी उसमें कौन सी प्रोटोकॉल साइन हुई थी? नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कन्मिंग मॉन्ट्रियल है, उसमें हम देखेंगे क्या हुआ था। तो पहले हम देख सकते हैं कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल में क्या हुआ था। बेसिकली इट रेगुलेट्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कि एक देश से दूसरे देश में अगर आप एलियन स्पीसीज लेके जाते हो तो वो एलियन स्पीसीज होती हैं जो नेटिव स्पीसीज को क्या कर सकती हैं? वो हार्म कर सकती हैं, उनको एक्सटिंक्ट कर सकती हैं। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है उसके रिगार्डिंग है। देन नागोया प्रोटोकॉल इज बेसिकली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क साइन हुआ था 2010 में।
बेसिकली टू एक्सेस द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन शेयरिंग आउट ऑफ फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, जैसे प्लांट्स के डीएनए और ये वो सब जो उनको प्रिजर्व करने के लिए जो स्टोर किए जाते हैं उनका इक्विटेबल यूज के लिए हुआ था। तो वी आर स्टडिंग व्हाट, वी आर स्टडिंग कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वी हैव रेड दैट COP16 हुई है कैली कोलंबिया में, हमने देखा कि COP15 हुई थी कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वो हम देखेंगे कौन से हैं। और हमने दो और देख लिए, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर आई डोंट रिमेंबर, ठीक है, वो वी विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स कि इसमें मिल जाए या नहीं, ठीक है। दिस इज COP15 कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, एंड इसमें ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो कि COP15 थी 2022 में हुई थी, इसमें 4 मेजर गोल्स सेट किए गए थे एंड 23 टारगेट सेट किए गए थे। 4 मेजर गोल्स कौन से हैं दैट वी विल सी, ये नीचे मैंने बता रखे, देखो 4 मेजर गोल्स ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी हम देखते हैं। 23 टारगेट्स थे। अब 23 टारगेट्स हम याद तो नहीं कर सकते, बट 2 टारगेट्स हैं जो आपको याद करने हैं। एक टारगेट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज इज 30 into 30। 30 into 30, what is 30 into 30? 30 is to halt and reverse the biodiversity loss by 2030। तो 30 into 30 जो है इसके अंदर I will show you that 30 is basically 30 into 30 है क्या? 30 into 30 is 30% conservation of land, sea, inland water, ठीक है, 30% इसकी कंजर्वेशन करनी है एंड 30% रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड लैंड इकोसिस्टम्स। तो समझ में आया 30 into 30 क्या है? जो एग्जिस्टिंग हमारे पास लैंड, सी, इनलैंड वाटर है उनको हम कंजर्व करेंगे, बचा के रखेंगे, और जो डिग्रेड हो चुके हैं उन 30% जो लैंड, सीज और ये जो चीजें, इनको हम क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे। ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो था जो एक मेजर टारगेट था, जिसको हमने देखा कि 30 into 30 टारगेट कौन सी COP में डिसाइड हुआ था? कौन सी COP में डिसाइड हुआ था? 15 में ना फ्रेमवर्क, एंड इट इज नॉन बाइंडिंग फ्रेमवर्क adopted at COP15 at Montreal, Canada। It is a non binding। and इससे पहले कौन से प्लान थे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए? उसको हम बोलते हैं Aichi टारगेट्स। क्या बोलते हैं? 2011 से लेके 2020 तक Aichi टारगेट्स जो थे इनको फॉलो करना था, बट कोई भी कंट्री जो है इनको फॉलो नहीं कर पाई, तो इट वाज अ फेलियर, इट वाज अ फेलियर। इसका सक्सेसर कौन आया फिर बताओ? इसका सक्सेसर जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही है, जिसमें नए टारगेट्स इन्होंने लगाए हैं एंड स्पेसिफिक टारगेट्स, जैसे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्पेसिफिक टारगेट कि हम अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक रोकने की कोशिश करेंगे, तो इन्होंने बोला स्पेसिफिक टारगेट्स लगाओ, तभी हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर पाएंगे? रोक पाएंगे। एंड लेट मी टेल यू दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी दे आर इंटरट्वाइंड। इंटरट्वाइंड मींस अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बायोडाइवर्सिटी लॉस बढ़ेगा। तो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? रोकना ही पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। हमने देखा था कि 4 गोल्स थे और 23 क्या थे इसमें? टारगेट थे। गोल्स हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप देखना चाहते हो गोल्स क्या है? प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर, प्रॉस्पर विद द नेचर, शेयर बेनिफिट्स फेयरली एंड इन्वेस्ट एंड कोलैबोरेट। तो ये हमारे लिए काम के नहीं है। व्हाट आर द की टारगेट्स? एक मेन टारगेट जो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाट आर द अदर टारगेट्स, इंपॉर्टेंट टारगेट्स? रिड्यूसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव एलियन स्पीशीज बाय, जो मैंने आपको बोला था ना एलियन स्पीशीज। इफ यू हैव समवन ऑफ यू हैव ट्रैवल्ड अब्रॉड, तो आपको पता वहां डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है कि व्हाट आर यू कैरिंग इन योर लगेज, आप अपने लगेज में क्या कैरी कर रहे हो। अगर आप अपने लगेज के अंदर कोई प्लांट, जैसे अगर आप एप्पल भी खा रहे हो, तो एप्पल का सीड जो है वहां पर उनकी लैंड पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस लैंड के लिए इन्वेसिव स्पीशीज हो सकती है और उनकी नेटिव स्पीशीज को क्या पहुंचा सकती है? हार्म। तो जब आप ट्रैवल करते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो यू हैव टू साइन अ डिक्लेरेशन फॉर्म, यू हैव टू फिल द डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज पाई गई जैसे प्लांट्स या ऐसे कोई सीड्स, तो यू आर नॉट अलाउड टू कैरी इट इन द अदर कंट्री। इंडिया में भी ये है हमारे पास। देन व्हाट इज द अदर टारगेट? 4th टारगेट कौन सा मेन? फॉर्मुलेट मैकेनिज्म फॉर बेनिफिट शेयरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो COP15 में ये जो टारगेट था, ये COP16 के अंदर इसको जो है अब इंप्लीमेंट किया गया है इस टारगेट को। ये टारगेट कौन सा है? डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज। बेसिकली जो प्लांट्स है ना, जो प्लांट्स हैं वो फ्लोरा फौना के, उनके ना जेनेटिक्स है स्टोर किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रखा है, और उनका यूज करने के लिए मतलब हर कंट्री उसको यूज कर सकती है। जिस कंट्री को ये स्टडी करने के लिए चाहिए उनको इसका एक्सेस दिया जाएगा। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल स्ट्रेटजीज।
COP16 के अंदर, जैसे अगर आपको याद होगा हमने क्लाइमेट चेंज को COP जो 29 पढ़ी थी और COP26 पढ़ी थी आपने, COP26 जो ग्लासगो के अंदर हुई थी, और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए इंडिया ने अपने 5 NDC दिए थे, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे या नहीं दिए थे? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है कि जो एक देश अपने सेल्फ इम्पोज्ड टारगेट्स लगाता है कि मैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स लूंगा, उसमें से एक था कि इंडिया विल बिकम नेट जीरो बाय 2070, इंडिया विल रिड्यूस इट एनर्जी इंटेंसिटी बाय 40% बाय 2030, ये थे ना टारगेट्स, बोलो यस और नो। सिमिलरली अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करोगे तो अब एनडीसी तो नहीं है, बट ये क्या है? NBSAP, ये क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान। COP16 जो अभी हम देखेंगे कोलंबिया में कैली में हुई है, उसमें इंडिया ने अपने ये सबमिट करे हैं NBSAP। तो बायोडाइवर्सिटी को रोकने के लिए इंडिया ने अपने टारगेट्स सेट किए, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो पंचअमृत हमने देखा था, COP26 जो कहाँ हुई थी? ग्लासगो के अंदर हुई थी। नाउ दीज आर, देखो लिखा भी है, दीज आर इक्विवेलेंट टू व्हाट? नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर द पेरिस, है ना? पेरिस कौन सा था? COP21, है ना? याद आया? नाउ दिस फ्रेमवर्क इज एसेंशियल स्टेप इन रिवर्सिंग द बायोडाइवर्सिटी। ये जो फ्रेमवर्क कन्विंग मॉन्ट्रियल है, ये रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट इस कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे प्रोग्रेस हैज बीन, क्या लिखा है? स्लो। एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ COP16 इज टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू मीट दीज टारगेट, जो कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लिए गए थे। समझ में आया? तो COP16 का मेन टारगेट क्या है? टू एक्सेलरेट द एफर्ट्स टू मीट दीज टारगेट्स। डिस्पाइट द एम्बिशियस फ्रेमवर्क, only 32 countries have submitted their national biodiversity strategies and action plan, and more are expected to do during the COP, और जिसमें से इंडिया ने भी अपने NBSAP डिक्लेयर किए हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी? आपस में कनेक्शन है इनका? यस। The crisis of climate change and biodiversity loss are deeply intertwined. Climate change accelerates the biodiversity loss with the rising temperature and erratic weather pattern, destroying the ecosystems. In return, ecosystem changes such as deforestation, ocean warming. और अब इकोसिस्टम बदलेगा तो ओशंस वार्म होंगे, ओशंस वार्म होंगे तो क्या होगा? फिर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी। It will further exacerbate the climate issues. Although these two crises have been addressed on separate tracks, this is now growing recognition that both of these are intertwined. ठीक है नाउ, और इसके अलावा और कौन सा नया स्टेप लिया गया है? दुनिया के अंदर जो देश हैं उन्होंने एक स्टेप लिया है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेगा। कौन सा बताइए? इसका नाम है BBNJ। BBNJ क्या है? BBNJ इज बेसिकली बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस। इसको हाई सीज ट्रीटी भी बोलते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो वी हैव स्टडीड अनक्लॉज, पढ़ा है हमने, बोलो यस और नो? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज पढ़ा आपने, जिसमें हमने देखा था कि एक कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया का ही अगर मैं मैप बना दूं तो ये कंट्री है इंडिया का, ये जो टेरिटोरियल लाइन है, इसकी बेस लाइन जिसको हम बोलते हैं, बेस लाइन से लेके 12 नॉटिकल माइल तक कौन सा एरिया होता है? इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स नहीं होते ये इंटरनल वाटर्स तो ये होते हैं बेसिकली, जो डेंटेड कोस्ट लाइन होती है ये इंटरनल वाटर्स होते हैं, ये होता है टेरिटोरियल जोन, है ना? देन उसके बाद कौन सा होता है फिर नेक्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स कौन सा होता है? कॉन्टिग्यूअस जोन, है ना, 24 नॉटिकल माइल तक। देन उसके बाद EEZ, कितने कहां तक होता है EEZ? हाँ 200 नॉटिकल माइल्स। एंड बियॉन्ड EEZ क्या आता है? हाई सीज। क्या आता है? अब हाई सीज देखो, इसको रेगुलेट करने के लिए तो हमारे पास अनक्लॉज है, इसको रेगुलेट करने के लिए हमें बताता है कि इस एरिया में फिशिंग, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कौन कर सकता है, किस कंट्री का अधिकार होगा इस पे। बट व्हाट अबाउट हाई सीज? हाई सीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं थी, तो इसका मतलब कोई भी देश हाई सीज वाले एरियाज में जाके जितनी मर्जी एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। पहले देयर वाज नो लॉ ऑन दैट, इंटरनेशनल लॉ नहीं था, बट नाउ देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ जो कि हाई सीज ट्रीटी कहलाता है, इसको रेगुलेट करेगा। और इसका नाम ही देख लो क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस। तो इन ज्यूरिसडिक्शंस के बियॉन्ड जो एरिया है जिसको हम हाई सीज बोलते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए ये भी नई ट्रीटी आई है। द मेन एम ऑफ द ट्रीटी इज टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन ओशियंस आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। What is the global significance? High Seas Treaty represent a major step forward in international cooperation to protect the marine biodiversity in the areas beyond the national jurisdiction. क्योंकि इन jurisdiction के अंदर तो हमारे पास कौन सी ट्रीटी है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। ठीक है। Now what are the major outcomes of COP16? COP16 की मेजर आउटकम देखो, मैंने आपको बोला था DSI, मैंने आपको बोला था कि डिजिटल ये जो हमने अभी DSI पढ़ा था, कौन सा था? डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। Then what is indigenous rights and corporate
contributions. तो जो ये COP16 हुई है, operationalization of Cali Fund for sharing the benefits from the use of DSI on genetic resources in a more fair way. और दूसरा इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स आए हैं COP16 के, recognition of the rights of the indigenous community through establishment of a permanent subsidiary body under Article 8J United Nations Convention on Biodiversity. Cali Fund to enhance the participation of indigenous people in all processes. At least 50% of the Cali Fund is to be for self-identified needs of the indigenous communities. तो इसमें याद नहीं रखना कुछ, आपको याद जो रखना है मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. Now let's see what is digital sequence information. जो COP16 के अंदर ये बात हुई है कि इसको यूज करने के लिए फेयर यूज किया जाएगा, इसके बेनिफिट शेयर किए जाएंगे. What is digital sequence information? It is a policy term that refers to broadly to genomic sequence data and other related digital data of digital data किनका बताओ, organisms used for research in agriculture, pharmaceuticals, दवाइयां बनाने में, biodiversity conservation में. समझ में आया? जैसे क्या स्टोर करोगे उनका DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंसेस, तो इनके बेनिफिट्स हर देश के साथ शेयर किए जाए. देयर इज येट नो कंसेंसस एज टू एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन स्कोप ऑफ द टर्म. तो स्कोप, चलो टर्म का स्कोप हमें नहीं पता, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ DSI, इसका यूज क्या होगा. देखो जब कोविड-19 आया था ना, तो वायरोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कोविड को टेस्ट करने के लिए जो किट बनाई थी उसमें DSI का यूज किया था, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, मतलब वायरस का जो DNA है उसको देखते हुए उन्होंने ये किट बनाई थी, डायग्नोस्टिक किट. लिखा देखो, वायरलेस यूज SARS-CoV, कोविड-2 क्या यूज किया था उन्होंने, डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन टू डिजाइन द डायग्नोस्टिक किट. देन एग्रीकल्चर में क्या यूज होगा, पेस्ट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप वैरायटीज बनाने में इसका काम आ सकता है. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में काम आ सकता है. ट्रेडिशनल नॉलेज, जो पुरानी नॉलेज जो अब प्लांट्स नहीं भी रहे, तो उनके DNA, RNA जो हमारे पास स्टोर रहेंगे, तो वी विल हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज. समझ में आई? तो ये एक मेन चीज है. नाउ व्हाट आर द कमिटमेंट्स, जो मैंने आपको बोला था NBSAP जो इंडिया ने अपने डिक्लेयर किए हैं COP16 पर. तो इंडिया के देख लो कितने NBSAP हैं, देख लो 3 है. अब इंडिया अपडेटेड द NBSAP कंप्राइजिंग ऑफ कितने, ये NBSAP में कितने टारगेट्स हैं, 23. और इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इट अडॉप्ट्स होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अलाइनिंग इटसेल्फ विद कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. तो उसमें जो 23 टारगेट थे ना, उसके साथ इंडिया ने अपने आप को अलाइन किया है. और इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ, तो गवर्नमेंट भी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेगी और सोसाइटी भी प्रोटेक्ट करेगी. देन बजटरी एलोकेशन क्या कर दी हमारे इंडिया ने, 81,000 करोड़ ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ 2025 to 2030. देन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, देन बेसिकली टारगेट 19 जो है कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो कहता है $200 बिलियन पर ईयर बायोडाइवर्सिटी के लिए दिया जाएगा फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी इंडिया ने स्ट्रेस दिया है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन किया जाएगा. इंडिया कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कौन कौन से बताओ जरा. प्लांट फॉर मदर कैंपेन, इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, एंड व्हाट इज रामसर साइट्स. रामसर साइट्स जो इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती हैं जिनकी, उनको कंजर्व किया जाता है. रामसर कन्वेंशन पढ़ी है आपने, रामसर कन्वेंशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी. नाउ व्हाट इज द ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो मैंने आपको COP16 पढ़ा दी, अब न्यूज में आ रखा है COP16.2. नाउ यू विल से सर COP16 तो पढ़ाया था, COP16.2 क्या है, ये उसका ही आगे एग्रावेशन है. COP16 को ही बिल्ड कर रहे हैं फर्दर. ये कहां पर हुई है बताइए जरा, ये कहां पर हुई है, रोम के अंदर हुई है. इसमें फिर इन्होंने क्या ऐड कर दिया COP16 के अंदर, ऐसा क्या ऐड कर दिया COP16.2 ने. देखो UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 16.2 इन रोम बिल्ड्स ऑन द मोमेंटम इन, जो COP16 में मोमेंटम बिल्ड हुआ था उसके ऊपर बिल्ड किया है. एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च, इन्होंने क्या लॉन्च करा है भाई, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ये जो प्लान था ना, स्ट्रेटेजिक प्लान्स, इनको लिंक कर दिया किसके साथ, एग्री के साथ. एग्री के साथ क्यों लिंक कर दिया, विद द कोलंबियन गवर्नमेंट एंड द कन्वेंशन. क्यों करा इन्होंने, देखो जरा, एग्री NBSAP एम्स टू असिस्ट गवर्नमेंट इन इंटीग्रेटिंग एग्री फूड सिस्टम इनटू नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स. इसके साथ एग्री सिस्टम्स को लिंक किया जा रहा है. वाई लिंक किया जा रहा है, तो सुनो जरा, इंटीग्रेटिंग एग्री सिस्टम्स इनटू बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज क्यों लिंक किया जा रहा है. ओवर हाफ ऑफ द 23 टारगेट्स ऑफ द कन्वेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था, दीज आर रिलेटेड टू व्हाट, एग्रीकल्चर ही है. आधे से ज्यादा टारगेट किससे रिलेटेड है, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो ये जो इनका मेन टारगेट था टू हॉल्ट एंड रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो इन्होंने एग्री टारगेट्स भी इनके साथ लिंक कर दिए. किनके साथ, नेशनल जो उनके जो एक्शन प्लान है उनके साथ लिंक कर दिए. एग्री फूड सिस्टम्स जो हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज ड्राइविंग क्लाइमेट चेंज जो है एग्री फूड सिस्टम से ही आता है.
और जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। अब नाउ दिस न्यूज इज ओवर, ठीक है, ये COP16 समझ में आ गया, कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ में आ गया, ठीक है, एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब आया था ये 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के दौरान। बोलो यस, इंडिया ने कब साइन करा था 1994। कौन सी कंट्री इसमें रेटिफाई नहीं करा, यूएसए ने रेटिफाई नहीं किया, ठीक है। ये पॉइंट, ये कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स जो अब आए हैं 23 टारगेट्स एंड 4 गोल्स, उससे पहले कौन से टारगेट थे, आईची टारगेट्स 2011 से लेकर 2020 तक, वो फेल हो गए क्योंकि कंट्रीज ने उनको अचीव, इसलिए इन्होंने स्पेसिफिक टारगेट्स इस बार लगाए हैं कि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए स्पेसिफिक टारगेट हैं, सिमिलरली इसको भी हम रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए स्पेसिफिक। मोस्ट प्रोमिनेंट टारगेट क्या है कन्विंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, 30% ऑफ द लैंड सी इनको हम क्या करेंगे कंजर्व, एंड 30% ऑफ द डिग्रेडेड लैंड्स को हम क्या करेंगे रिस्टोर, ठीक है। एंड COP16 के मेजर आउटकम्स क्या है, एक तो DSI डिजिटल जो सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है रिस्टोर उसका यूज करेंगे, एंड इंडिया ने इसमें COP16 में क्या डिक्लेयर करा, अपने 3 अपने क्या लॉन्च करे इसमें 3 या 4 नेशनल टारगेट्स अपने, समझ में आ गई बात, कितने, नहीं 23 के साथ अलाइन किया है टारगेट्स, तो उसके 2-3 ही है जिसमें उसने बोला है कि भाई होल गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी, फिर बजटरी एलोकेशन की है उसमें, एंड देन लास्ट वो जो उन्होंने बोला कि फंड होना चाहिए $200 मिलियन वाला, तो बेसिकली उनको अलाइन किया विद द 23 टारगेट्स। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज द कैस्पियन सी क्राइसिस। व्हाट हैपेंड टू द कैस्पियन सी, कैस्पियन सी कहाँ है पहले देखो आप, कैस्पियन सी यहाँ पर है, एंड इसमें क्या क्राइसिस हो रहे हैं इसको हम देखते हैं। Environmental activists raise concerns over the rapidly declining water levels in the Caspian Sea. Caspian Sea में water level decline हो रहा है, almost nearly 31,000 square kilometers since 2005. Geographic significance क्या है कैस्पियन सी की बताओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखो। It is the largest enclosed water body in the world. दुनिया में सबसे बड़ी, जैसे ये लेक की तरह है, बट लेक आपको देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, बट ये जाओगे तो आपको ये समुंदर ही लगेगा, समुंदर लगेगा इतना। तो लार्जेस्ट एनक्लोज्ड क्यों है, क्योंकि चारों तरफ से ये किससे बंद है, ये देशों से ये कवर्ड है। कौन से देश इसको कवर कर रहे हैं, इट इज बॉर्डर्ड बाय 5 कंट्रीज, यू कैन सी दैट कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, एंड विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अलोंग द कैस्पियन सी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देख लो आप, ठीक है, कजाकिस्तान। किसकी है ये, कजाकिस्तान। तो कौन सी है, कितनी कंट्रीज है बताओ जरा, 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान एंड रशिया। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। ये याद रहेगा, विच इज द लार्जेस्ट एनक्लोज्ड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड, क्या नाम, कैस्पियन सी। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कैस्पियन सी, इट इज एस्टिमेटेड दैट 48% बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व जो है इसके अंदर डिपॉजिट है, ठीक है जी। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैस्पियन सी डिक्लाइन, डिक्लाइन क्यों हो रहा है कैस्पियन सी, बताइए जरा। Basically, rising temperature causing increased evaporation and changing precipitation patterns, agriculture water use, excessive water extraction for irrigation and farming, industrial pollution, contamination from nuclear waste and industrial activity. This is the main reason for the decline of the Caspian Sea. Is that fine? चलो, now let's move on to the next PPT. ये तो हमने करी ली थी, अच्छा ये मैंने, just give me 1 minute.